सो हेलो गाइस। आज सेकेंड डे है हमारे चैलेंज का और आज का टॉपिक है बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। सो लेट्स बिगिन। बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, पहले हम जानते हैं कौन सा ऑर्गेनिज्म है, कैसे सर्कुलेशन होता है। सिंपल ऑर्गेनिजम्स लाइक स्पॉन्ज और सिलेंटरेट्स वो सर्कुलेट करते हैं वाटर फ्रॉम देयर सराउंडिंग। यूजुअली वो मराइन एनवायरनमेंट में रहते हैं और वैस्कुलर सिस्टम नहीं होता, सो पानी को यूज़ करते हैं एज ए सर्कुलेटरी फ्लूइड। और हायर ऑर्गेनिजम्स में वो यूज़ करते हैं स्पेशल फ्लूइड्स जैसे कि ब्लड, लिम्फ और भी बहुत कुछ है। सो और ह्यूमंस तो दोनों ही यूज़ करते हैं, ब्लड और लिम्फ, ट्रांसपोर्टेशन के लिए। और इनमें से मोस्ट कॉमन है ब्लड, याद रखना। तो ब्लड के दो पार्ट्स जानते हैं, 55% होता है प्लाज्मा, 45% होता है फॉर्म्ड एलिमेंट्स। अब ये प्लाज्मा क्या है? स्ट्रॉ येलो कलर का लिक्विड है, विसियस फ्लूइड है। विस्कोसिटी के बारे में तो फ्लूइड में पढ़ा ही होगा। सो और इसमें थोड़े स्मॉल अमाउंट में मिनरल्स भी होते हैं जैसे कि Na+, Ca2+, Mg2+, HCO3-, Cl-, फिर ग्लूकोज, अमीनो एसिड और लिपिड्स भी प्रेजेंट रहते हैं। एंड इट ऑल्सो हैज़ क्लॉटिंग फैक्टर, फाइब्रिनोजन। और क्या क्या रहते हैं? प्लाज्मा जो कि 55% है, उसको अगर हम देखें तो वो 90 से 92% पानी है और 6 to 8% प्रोटीन्स है। क्या क्या प्रोटीन रहते हैं? मेनली 3 तरह के। फाइब्रिनोजन जो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, ग्लोबुलिन जो बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्प करता है, और एल्बुमिन ऑस्मोटिक बैलेंस मेंटेन रखता है। प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर, प्लाज्मा माइनस फाइब्रिनोजन इज इक्वल टू सीरम। याद रखना, ये बहुत बार पूछा गया है। देन कम्स फॉर्म्ड एलिमेंट्स, ये 45% होते हैं और ये 3 तरह के होते हैं, एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स, थ्रोम्बोसाइट्स। एरिथ्रोसाइट्स यानी आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पसेल्स, ये मोस्ट अबंडेंट होते हैं, 5 to 5.5 मिलियन पर mm³ ऑफ ब्लड। ये फॉर्म कहाँ होते हैं? रेड बोन मैरो में। और हाँ, 1 mm³ इज इक्वल टू 100 ml, याद रखना। दे डोंट हैव न्यूक्लियस, उनमें आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स रेड प्रोटीन होता है जिसको हेमोग्लोबिन बोलते हैं। 12 से 16 ग्राम हेमोग्लोबिन पर 100 ml ऑफ ब्लड। इसका भी बहुत बार पूछा गया है, सो याद रख लेना, बेटर होगा। इनकी लाइफ स्पैन क्या रहती है? 120 डेज। फिर क्या होता है? डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। कहाँ पे? स्प्लीन में। सो इसलिए स्प्लीन को क्या बोला जाता है? ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। देन वी गेट टू गो टू ल्यूकोसाइट्स। ये क्या होता है? WBCs, वाइट ब्लड कॉर्पसेल्स। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? कलरलेस, नंबर 6000 to 8000 पर mm³ ऑफ ब्लड, शॉर्ट लिव्ड होते हैं, 1 वीक से ज़्यादा नहीं बचते। और ये भी 2 तरह के होते हैं, ग्रैनुलोसाइट जिनमें ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, और ग्रैनुलोसाइट जिसमें कोई ग्रैन्यूल प्रेजेंट नहीं होते। ग्रैनुलोसाइट में क्या है? न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इसिनोफिल। अग्रैनुलोसाइट में क्या है? मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। न्यूट्रोफिल ये 60 to 65% है, दिस इज फैगोसाइटिक एंड इट्स द मोस्ट अबंडेंट अमंग ऑल द WBCs। बेसोफिल 0.5 से 1%, लीस्ट अबंडेंट है और ये सिक्रीट करता है हिस्टामिन, सेरोटोनिन और हेपेरिन। ये इन्वॉल्व रहता है इन्फ्लामेटरी एक्शंस में, सो थोड़ा बहुत फंक्शंस याद रखो। एसिनोफिल ये 2 से 3% होता है, एलर्जिक रिएक्शन जब ट्रिगर होता है एसिनोफिल का काउंट बढ़ जाता है, इन्फेक्शन रेजिस्ट करता है ना ये, इसलिए। अग्रैनुलोसाइट, इसमें मोनोसाइट और लिम्फोसाइट आते हैं। मोनोसाइट 6 से 8% है, ये फैगोसाइटिक है न्यूट्रोफिल की तरह। और लिम्फोसाइट, इसके बारे में तो ह्यूमन हेल्थ और डिजीज़ में ज़्यादा जानोगे, सो थोड़ा बहुत अभी जान लो। ये हेल्प करता है इम्यून सिस्टम के रेस्पॉन्स में। ये 2 तरह के होते हैं, बी और टी। बी बोन मैरो से, टी थाइमस से, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स। अब चलो देखते हैं थ्रोम्बोसाइट्स क्या है। थ्रोम्बोसाइट्स या फिर प्लेटलेट्स, ये सेल्स नहीं होते हैं, ये सेल्स के फ्रैगमेंट्स होते हैं। कौन से सेल्स के? मेगा कैरियोसाइट्स। और मेगा कैरियोसाइट्स क्या है? ये एक तरह का स्पेशल सेल है, बोन मैरो में मिलता है। तो इसके कुछ फ्रैगमेंट्स यानी कि टुकड़े, उसी को हम थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं। इनका काम क्या रहता है? ये कोएगुलेट करते हैं, जब भी कहीं पर भी ब्लड फ्लो
डिसरप्ट होता है यानी कट हो जाता है बॉडी में, ब्लड बाहर आ जाता है ब्लड वेसल से जाने के वजह, सो उसको क्लॉट करने में ये हेल्प करते हैं। और इनका नंबर क्या रहता है 1.5 से 3.5 लाख पर mm³ या फिर पर 100 ml ऑफ ब्लड। और इनका काउंट अगर कम हो जाए देन एक्सेसिव ब्लड लॉस डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, जैसे कि रॉयल डिजीज़, उसके बारे में बाद में बात करते हैं। जेनेटिक्स में तो बहुत बोलूँगा उसके बारे में। सो लेट्स सी, अभी हम ब्लड के बारे में पढ़े। ऐसा तो नहीं कि सब में सेम टाइप का ही ब्लड फ्लो होता है, उसके भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, बहुत सारे क्लासिफिकेशंस हुए थे, पर at the end we got mainly two type of classification, the ABO system and the RH system। ABO system एक किस पे बेस्ड है, ये बेस्ड है प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ टू सरफेस एंटीजेंस प्रेजेंट ऑन आरबीसी। आरबीसी के मेम्ब्रेन के ऊपर एंटीजन अगर प्रेजेंट है या एब्सेंट है, उसके बेसिस पे हम क्लासीफाई कर रहे हैं। क्लासीफाई करने का मोटो क्या है, क्यों कर रहे हैं क्लासिफिकेशन? अगर कभी ब्लड ट्रांसफ्यूज़न हुआ सो टाइप मैच करते हैं देन ही ब्लड ट्रांसफ़र करते हैं ना, वरना ब्लड का टाइप अगर मैच नहीं हुआ तो दिक्कतें आती हैं बाद में। सो टू अवॉइड दैट वी डू क्लासिफिकेशन। जैसे कि अगर आरबीसी के ऊपर हमको एंटीजन ए मिल रहा है, सो उस ब्लड ग्रुप को हम बोलेंगे ब्लड ग्रुप ए। बी मिला तो ब्लड ग्रुप बी, कुछ नहीं मिला तो ओ, और दोनों मिले तो ए बी। और एक बात याद रखना, अगर आरबीसी में हमको ए मिला देन प्लाज्मा में हमको बी मिलेगा। रिप्रेजेंट आरबीसी के ऊपर एंटीजेंस को ए में करते हैं, प्लाज्मा में बी, स्मॉल कैपिटल बी में करते हैं। कैपिटल यूज़ होता है आरबीसीज में, प्लाज्मा में स्मॉल यूज़ होता है, रिमेंबर दैट। ब्लड ग्रुप ए को कौन कौन डोनेट कर सकते हैं? सिर्फ ए और ओ। ओ क्यों कर सकता है? क्योंकि वो यूनिवर्सल डोनर है, उसके पास कोई एंटीजन नहीं है, सो फर्दर कॉम्प्लिकेशंस कुछ होंगे नहीं अगर वो ट्रांसफ़र किया तो। सो दैट्स वाई इट्स कॉल्ड यूनिवर्सल डोनर। इस तरह से देखें तो ए बी को यूनिवर्सल रिसिपिएंट बोलेंगे क्योंकि उसके पास दोनों हैं, ए और बी। और बी को कौन कौन डोनेट कर सकते हैं? बी और ओ। देन दूसरा क्लासिफिकेशन सिस्टम देखते हैं, ये है आरएच सिस्टम। यूजुअली जब देखोगे ब्लड ग्रुप क्लासीफाई होता है, तुम्हें मिलता है ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव या फिर ए नेगेटिव। पॉजिटिव या फिर नेगेटिव होता क्या है? प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ आरएच फैक्टर। और ये आरएच फैक्टर मिलता कहाँ है? ये भी आरबीसी के ऊपर ही मिलता है। पहले हमको रिसस मंकी में मिला था, सो आरएच। और हाँ, मेजॉरिटी ऑफ ह्यूमंस में ये प्रेजेंट रहता है, 80% ह्यूमंस में प्रेजेंट रहता है, वो इसलिए ज़्यादा पॉजिटिव वाले मिलते हैं। और कुछ स्पेशल केस है इसका आरएच कॉम्प्लिकेशन, वो भी थोड़ा देख लेते हैं। इस केस का नाम है एरिथ्रोब्लास्टोसिस्ट फिटलिस्ट। इसमें क्या होता है ना, अगर फादर पॉजिटिव आरएच का है और मदर नेगेटिव एंड दे आर गोइंग टू हैव ए बेबी, और उस बेबी का आरएच है पॉजिटिव, देन कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट हो सकते हैं। क्या कॉम्प्लिकेशन होंगे थोड़ा देख लेते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव, हाँ, सो ऐसा समझो कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ऑपोजिट नेचर के होते हैं और दोनों को एग्जिस्ट नहीं कर सकते। एंड आरएच नेगेटिव मदर जब आरएच पॉजिटिव बेबी को जन्म देते हैं तो फर्स्ट केस में ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेशंस आते नहीं हैं, बट जब बेबी जन्म लेता है तो प्लेसेंटल बैरियर टूटता है और कुछ ब्लड फ्लो कर जाता है मदर के ब्लड के साथ मिक्स होकर। और क्योंकि इसमें पॉजिटिव आरएच है तो मदर की बॉडी इसको एज एन फॉरेन पार्टिकल समझेगी और एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करेगी इसके अगेंस्ट। अगर नेक्स्ट टाइम ये कपल कोई बेबी और एक चाहते हैं एंड अनफॉर्चुनेटली वो भी पॉजिटिव हो गया, देन दैट वुड क्रिएट मोर कॉम्प्लिकेशंस। जैसे कि ड्यूरिंग सक्सेसिव प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस हो सकता है हेमोलाइसिस, ब्लड सेल्स का टूटना, ब्लास्ट होना, एज अ नेम सजेस्ट एरिथ्रोब्लास्टोसिस्ट फिटलिस्ट, और
और क्या क्या हो सकते हैं, फीटस मर भी सकता है, अगर बाई चांस बच भी गया देन उसको बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जैसे एनीमिया होता है, जॉन्डिस होता है। सो इट्स नॉट ए फेवर्ड केस। इसीलिए एक चीज़ आता है, एक टैबलेट या फिर इंजेक्शंस देते हैं डॉक्टर, एंटी आर एच बोलकर, वो यूज़ होता है आफ्टर फर्स्ट डिलीवरी टू अवॉइड दिस सिचुएशन। हमने देखा कि ये ब्लास्ट हो जाता है, तो वो क्या होता है उसके बारे में फ्यूचर में जब भी अगर बायो में इंटरेस्ट रहा ज़्यादा, देन यू कैन सर्च ऑन इट। ओके, लेट्स सी ब्लड कोआगुलेशन। क्यों होता है ब्लड कोआगुलेशन? टू प्रिवेंट एक्सेसिव ब्लड लॉस। ये एक लिंक्ड रिएक्शन है, कैस्केड प्रोसेस। डोमिनो इफेक्ट देखे होंगे, मतलब बहुत सारे पत्थर या फिर क्यूब्स ऐसे लाइन में रखे होंगे, एक क्यूब को गिराए तो बाकी सब धीरे धीरे गिरता है। इट्स समथिंग लाइक दैट। एक प्रोसेस लीड्स टू अनदर प्रोसेस, तो इसको कैस्केड प्रोसेस बोलते हैं। इसमें फैक्टर्स रिलीज़ होते हैं टिश्यू के इंजरी के टाइम, जो कि क्लॉटिंग इनिशिएट करते हैं, और कैल्शियम आयन मेनली चाहिए होता है। विदाउट कैल्शियम आयन बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होंगे। सो चलो रिएक्शंस देखते हैं। हमारे ब्लड में प्रोथ्रोम्बिन नाम का एक चीज़ रहता है, इनएक्टिव रहता है और प्लाज्मा में अच्छे से पड़ा रहता है। पता चला कि कहीं चोट लग गया, ब्लड फ्लो हो रहा है, देन कैल्शियम आयन और थ्रोम्बोकाइनेस जो कि एक एंजाइम कॉम्प्लेक्स है, ये दोनों जाएंगे प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिवेट करेंगे। एक्टिवेट करेंगे किसमें? थ्रोम्बिन में। और थ्रोम्बिन खुद क्या काम करता है? फाइब्रिनोजेन नाम का एक चीज़ रहता है, जो कि अगेन प्लाज्मा में इनएक्टिव फॉर्म में पड़ा रहता है और वो सॉल्यूबल होता है प्लाज्मा में। उस पर बाइंड करके उसको इनसॉल्यूबल बनाता है, ताकि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स फॉर्म हो जाए। और अगर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म हो गए तो धीरे धीरे चिपक जाते हैं जहाँ पर ब्लड का एक्सेसिव फ्लो होता है, और वो एक मेस जैसा कुछ बना देते हैं और ब्लड फ्लो को कंट्रोल में लाते हैं। क्लॉट में क्या क्या मिलता है हमको? डेड फॉर्म्ड एलिमेंट्स उस पर ट्रैप होते हैं, और ये डार्क रेडिश ब्राउन स्कम होता है, इंजरी साइट में देखने को मिलता है। अगर कभी चोट लगे तो देखना एक लेयर फॉर्म होता है ब्राउन कलर का मोटा सा, दैट इज़ कॉल्ड क्लॉट। ओके, सो ब्लड कोएगुलेशन भी ख़त्म। अब चलो देखते हैं लिम्फ क्या है। हमने देखा ना ब्लड एक चीज़ है, वन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी फ्लूइड। हमने पढ़ा भी था कि लिम्फ भी और एक है। सो क्या है ये कलरलेस लिक्विड है। इसमें ब्लड में जो जो चीज़ है वो है एक्सेप्ट आरबीसी, और इसमें लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं। ये मेनली इम्यून सिस्टम में हेल्प करता है। इसके इम्पोर्टेंट कैरियर, ये किस चीज़ का इम्पोर्टेंट कैरियर है? हार्मोन का, न्यूट्रिएंट्स का, याद रख लेना। ये हेल्प क्या करता है? फैट एब्जॉर्प्शन थ्रू वाइली, डाइजेशन तो कट गया वरना इसके बारे में पढ़ते। देन ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस, न्यूट्रिएंट्स, इसमें भी हेल्प करता है जैसे ब्लड करता है। ओके, सो lymph are drained into major veins by a system called lymphatic system, और lymphatic system का मेजर पार्ट है MALT, म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। ये फॉर्म करता है 50% से ज़्यादा लिम्फेटिक सिस्टम। इसका फुल फॉर्म याद रखना और कितने परसेंट से ज़्यादा करता है वो याद रखना, ये पूछा जाता है बहुत बार। देन लेट्स गो सर्कुलेटरी पाथवेज पे। सर्कुलेटरी पाथवे, अगर एनिमल किंगडम पढ़े होंगे तो सर्कुलेशन में लिखा होता है ये क्लोज टाइप है, ये ओपन टाइप है। अब जानते हैं ये टाइप क्या होते हैं। क्लोज टाइप मतलब ब्लड पंप करता है हार्ट बाय हार्ट ब्लड वेसल्स के थ्रू, और ओपन टाइप ब्लड वेसल्स नहीं होते, एम्प्टी स्पेसेस में ब्लड का डायरेक्टली फ्लो होता है, जिसको हम साइनस बोलते हैं। वैस्कुलर सिस्टम किस किस में होता है? एनालिड्स, कॉर्डेट्स। किस में नहीं होता? आर्थ्रोपोड्स, मोलस्क। इसलिए वो ओपन टाइप है और हम क्लोज टाइप है। कौन सा मोर एडवांटेजियस है? ऑब्वियसली कॉर्डेट्स का होगा। देन हार्ट के बारे में जानते हैं, किसका कैसा हार्ट। हम जैसे जानते हैं हमारा 4 चैम्बर्ड हार्ट है, वैसे ही मछलियों में 2 चैम्बर्ड रहता है, एम्फीबियन में 3 चैम्बर्ड, रेप्टाइल्स में 3 चैम्बर्ड। और मछलियों में 2 चैम्बर्ड रहता है, एक ऑरिकल एक वेंट्रिकल।
सिंगल सर्कुलेशन होता है, हमारा जैसे डबल सर्कुलेशन होता है, उनका सिंगल होता है। और उनका ब्लड हार्ट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करता है। एम्फीबियन में 3 चैम्बर होते हैं, एक्सेप्ट फॉर क्रोकोडाइल। ओके, एम्फीबियन और रेप्टाइल्स, एक्सेप्शन है क्रोकोडाइल, उसको हम 4 चैम्बर में कंसिडर करते हैं। 3 चैम्बर में क्या होता है, 2 आर्टरिया होता है, 1 वेंट्रिकल होता है। इसमें मिक्स्ड ब्लड फ्लो होता है, मतलब ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड मिक्स हो जाते हैं इन द वेंट्रिकल। और इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होता है। जैसे कोई भी अगर इंजीनियर कुछ बनाता है तो प्रोटोटाइप बनाता है, राइट। समझ लो ये डबल सर्कुलेशन का प्रोटोटाइप था, अब मेन प्रोडक्ट हम में है। 4 चैम्बर्ड हार्ट, 2 ऑरिकल 2 वेंट्रिकल, डबल सर्कुलेशन, और राइट में डीऑक्सीजनेटेड, लेफ्ट में ऑक्सीजनेटेड। सो हम कंप्लीट करते हैं सर्कुलेटरी पाथवेज। अभी चलो देखते हैं ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, क्योंकि हम ह्यूमन हैं और बनना है क्या है हमको, डॉक्टर। काम किस पे करना है, ह्यूमंस पे। सो पढ़ना किसके बारे में पड़ेगा, ह्यूमंस के बारे में। इसको हम ब्लड वेस्कुलर सिस्टम भी बोलते हैं, क्योंकि मेजॉरिटी कौन सा सर्कुलेटरी फ्लूइड है, ब्लड। सो या हार्ट इसमें मस्कुलर होता है, मेड ऑफ कार्डियक मसल्स होता है। ओरिजिन क्या होता है, मेसोडर्मल। कहाँ पर होता है, थोरेसिक कैविटी इन बिटवीन लंग्स टुवर्ड्स लेफ्ट टिल्ट। ओके, याद रख लेना, थोरेसिक कैविटी में लंग्स के बीच में थोड़ा लेफ्ट टिल्ट होकर होता है। ये यूज़र केस है, कभी कभार राइट में भी हो जाता है, वो एक्सेप्शंस रहते हैं। और हार्ट डबल मेम्ब्रेन प्रोटेक्टेड है। मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियम। कार्डियम हार्ट, पेरी लेयर। सो याद रख लेना। और इसमें पेरिकार्डियल फ्लूइड भी होता है। जब भी देखोगे 2 मेम्ब्रेन होंगे तो उसके बीच में एक फ्लूइड रहेगा टू मिनिमाइज द फ्रिक्शन बिटवीन द 2 लेयर्स। हार्ट का साइज़, जब भी मुट्ठी बंद करोगे तो जो भी साइज़ होगा वो तुम्हारे हार्ट का साइज़ होगा। और जैसे कि हमने पढ़ा, हमारे पास 4 चेम्बर्स हैं, 2 आर्टरिया 2 वेंट्रिकल। आर्टरिया ऊपर के 2 छोटे छोटे चेम्बर और वेंट्रिकल नीचे के 2 बड़े बड़े चेम्बर। राइट आर्ट्रियम इज सेपरेटेड बाय लेफ्ट आर्ट्रियम बाय इंटर आर्ट्रियल सेप्टम। ये थिन लेयर, थिन मस्कुलर वॉल है, याद रखना। और राइट वेंट्रिकल इज सेपरेटेड फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल बाय इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। ये थिक वॉल्ड है, क्योंकि वेंट्रिकल लार्ज और बड़े रहते हैं, राइट। सो उनमें थिक वॉल्ड सेपरेशन चाहिए होता है। और आर्ट्रिया स्मॉल रहते हैं, थिन मस्कुलर सेपरेशन में चल जाता है। वॉल्स ऑफ आर्ट्रिया आर थिन, वॉल्स ऑफ वेंट्रिकल आर थिक, क्योंकि पंप उनको ज़्यादा दूर करना होता है एज कम्पेयर टू आर्ट्रिया। अभी देखते हैं राइट साइड ऑफ द हार्ट। ऊपर राइट एट्रियम होगा, नीचे राइट वेंट्रिकल होगा। ये क्या फ्लो करेगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसमें हमको क्या मिलेगा, ट्राइकस्पिड वाल्व। और राइट वेंट्रिकल में और क्या क्या है, सेमिलुनर वाल्व प्रेजेंट होता है, जो कि पल्मोनरी अयोर्टा, जो कि पल्मोनरी आर्टरी का नीचे पाया जाता है, जिससे कि ब्लड लंग्स में जाता है, प्यूरिफाई होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में पास करता है। और लेफ्ट साइड में हमको क्या मिलता है, लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल, ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है। इसमें बाइकस्पिड या फिर मिट्रल वाल्व मिलता है। और लेफ्ट वेंट्रिकल में सेमिलुनर वाल्व प्रेजेंट होता है बिटवीन लेफ्ट वेंट्रिकल एंड अयोटा, रिमेंबर इट। अभी थोड़ा स्ट्रक्चर देखते हैं। नोडल टिश्यूज़ कुछ प्रेजेंट रहते हैं, क्योंकि हमको पता है हमारे बॉडीज़ में जितने भी हैं सब डिवीज़न ऑफ लेबर से हुए हैं, राइट। कुछ चीज़ों को कुछ पर्टिकुलर टास्क दिया गया है, वो वही करते हैं, ऐसा नहीं कि सब कर रहे हैं। सो नोडल टिश्यूज़ वो ऑटो एक्साइटेबल होते हैं, उनमें एक्सटर्नल स्टिमुली प्रोड्यूस करने का एक्शन पोटेंशियल, मतलब बाहर से देना नहीं पड़ता, वो खुद ब खुद करते हैं। नोडल टिश्यूज़ 2 तरह के होते हैं, एसे नोड और एवी नोड। एसे नोड को पेस मेकर बोला जाता है, एवी नोड को पेस सेटर। एसे नोड राइट आर्ट्रियम में मिलता है, राइट कॉर्नर के पास, अपर राइट कॉर्नर के पास।
ये कितना एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है? 70 to 75 मिनट पर मिनट। ओके, ये रिस्पॉन्सिबल है मेंटेन और इनिशिएट करने को कार्डियक रिदम को। जो हार्ट बीट होता है इनिशिएट यही करता है। अगर पेस मेकर ख़राब हो गया तो बहुत कॉम्प्लिकेशन होंगे। सुना होगा ना फिल्म वगैरह में आर्टिफिशियल पेस मेकर लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? ताकि हार्ट बीट जनरेट होती रहे, पोटेंशियल मिलता रहे। और हमारा बॉडी भी अमेजिंग है। अगर बाई चांस कभी कभार ऐसे नोड का कुछ फंक्शन ठीक से हुआ नहीं, बैकअप में उन्होंने एवी नोड को रखा है। हाँ, ये ऐसे नोड की तरह 70 से 75 पोटेंशियल्स पर मिनट जनरेट नहीं करता, पर थोड़ा बहुत करता है, एज बैकअप रखा है ना। ये प्रेजेंट कहाँ रहता है? लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ राइट ऑरिकल नियर द इंटर आर्ट्रियल सेप्टम, या फिर आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम भी बोल सकते हो। और पोटेंशियल का फ्लो कैसे होता है? ऐसे नोड से एवी नोड, एवी नोड से इसके पास जाता है एवी बंडल, जो कि आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम में पास करता है वेंट्रिकुलर वॉल के थ्रू। और ये दोनों लेफ्ट और राइट में जाते हैं। पुरकिंजे फाइबर्स नाम के छोटे छोटे फाइबर्स में डिवाइड होते हैं और पोटेंशियल जनरेट करते हैं बीट करने का, ताकि ब्लड का फ्लो मेंटेन हो। चलो कार्डियक साइकिल देखते हैं क्या होता है। ओके, सो कार्डियक साइकिल को हम 3 तरह से डिवाइड कर सकते हैं। अगर ऑरिकल में बीटिंग हुआ, ऑरिकल डिपोलराइज हुआ, यानी ऑरिकल क्या बोलते हैं उसको, वॉल्यूम कम हुआ उसका, देन आर्टिकुलर सिस्टोल बोला जाता है। कॉन्ट्रैक्शन मतलब सिस्टोल समझ लो, रिलैक्सेशन मतलब डायस्टोल समझ लो। और एक कार्डियक साइकिल 0.8 सेकेंड का होता है, वैसे हमारे 72 होते हैं, तो 72 हार्ट बीट्स पर मिनट होता है। ओके, पहले आता है आर्ट्रियल सिस्टोल, फिर वेंट्रिकुलर सिस्टोल, फिर जॉइंट डायस्टोल। ये उनके टाइम लिखा हूँ। जॉइंट डायस्टोल 0.4 सेकेंड, 0.1, 0.3। अगर एक बार में ब्लड पंप करे ईच वेंट्रिकल, कितना करता है? 70 ml। याद रखना, इसको हम स्ट्रोक वॉल्यूम बोलेंगे। कार्डियक आउटपुट क्या है? एक बार में 70 ml फ्लो करता है, तो 1 मिनट में कितना करेगा? 70 × 60, वो ऑलमोस्ट 5 लीटर के बराबर आ जाएगा। सो उसको कार्डियक आउटपुट बोलते हैं कि तुम्हारा हार्ट 1 मिनट में कितना ब्लड पंप कर सकता है ईच वेंट्रिकल के थ्रू। ईच वाला वर्ड याद रखना कि हम कैलकुलेट एक ही वेंट्रिकल का कर रहे हैं, ना कि 2 का। और ये भी याद रख लेना, क्योंकि एथलीट्स ज़्यादा भागते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, फिट रखते हैं खुद के बॉडी को, सो उनका कार्डियक आउटपुट नॉर्मल लेज़ी पर्सन से ज़्यादा रहता है। चलो फ्लो देखते हैं। जॉइंट डायस्टोल, इसमें क्या होता है? जितने भी 4 चेम्बर हमने देखे हैं वो रिलैक्स स्टेट में रहते हैं, और ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व ओपन रहते हैं ताकि ऑरिकल से वेंट्रिकल में ब्लड आराम से जा सके, और सेमिलुनर वाल्व क्लोज रहते हैं, ऑब्वियस बात है। फिर तभी ऐसे नोड जनरेट करता है अपना पोटेंशियल जनरेट किया, सो आर्ट्रियल सिस्टोल हुआ, आर्ट्रिया बीट करने लगा, उसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन हुआ आर्ट्रिया का, इससे ब्लड फ्लो आर्ट्रिया से वेंट्रिकल में बढ़ गया। ओके, कितना बढ़ा? 30%। फिर उसके बाद ऐसे नोड जब जनरेट किया, वो पोटेंशियल एवी नोड के पास जाएगा। अभी हमने जैसे ऊपर देखा है एवी नोड, एवी बंडल, फिर पुरकिंजे फाइबर, सो वैसे ही होगा। एवी नोड और एवी बंडल ट्रांसमिट करते हैं एक्शन पोटेंशियल को बंडल ऑफ हिस में। ये प्रेजेंट रहते हैं वेंट्रिकुलर वॉल्स में, ये भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से वेंट्रिकल्स भी कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। वेंट्रिकल अगर कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा? तब वेंट्रिकुलर प्रेशर बढ़ेगा, और प्रेशर की वजह से ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वाल्व क्लोज हो जाएगा, सेमिलुनर वाल्व्स ओपन हो जाएंगे, और पल्मोनरी आर्टरी के ट्रंक और अयोटा के ट्रंक के थ्रू ब्लड फ्लो होंगे, बॉडी में धीरे धीरे जाएगा, एक प्यूरिफिकेशन के लिए, एक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। और इस टाइम पे आर्ट्रिया रिलैक्स रहता है, ये याद रखना। हमने बहुत कुछ पढ़ लिया, वाल्व क्या होता है और इसका बीटिंग होता है, इसके ओपन क्लोजर से क्या होता है, तो थोड़ा बहुत ज़्यादा जानते हैं। वाल्व
क्यों होता है? बैक फ्लो प्रिवेंट करने के लिए। अगर बैक फ्लो हुआ तो डिस्ट्रप्शन होगा ना फ्लो में, सो उसको प्रिवेंट करने के लिए वैल्व्स प्रेजेंट रहते हैं। और ये यूनिडायरेक्शनल रहता है, ये नहीं कि दोनों तरफ खुल जाए, तो उनका होना और ना होना एक ही बात हो जाएगा। कार्डियक साउंड्स क्या होते हैं? जब भी हार्ट पे हाथ रखो, लब डब साउंड आता है, राइट? या फिर स्टेथोस्कोप से सुनो, तभी लब डब ऐसे साउंड आता है। वो होता क्या है? लब पहला साउंड होता है, और ये कैसे जनरेट होता है? जब ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व क्लोज होते हैं तब। और ये कब क्लोज होते हैं? वेंट्रिकुलर सिस्टोल पे ये क्लोज रहते हैं। और डब क्या होता है? ये सेकेंड हार्ट साउंड होता है, ज़्यादा लंबा रहता है, ये ज़्यादा प्रोमिनेंट भी यही रहता है। और ये कैसे फॉर्म होता है? ये क्लोजर ऑफ सेमिलुनर वाल्व से होता है। और सेमिलुनर वाल्व कब क्लोज होता है? जॉइंट डायस्टोल में। ओके, सो अब चलते हैं, देखते हैं इलेक्ट्रॉन कार्डियोग्राफ क्या है और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम क्या है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ एक ग्राफ है जो ऑब्टेन हो ईसीजी। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम को, अच्छा ऐसे देखो, ग्राफ लिखा है पर ये एक मशीन है जो ईसीजी ऑब्टेन करने में हेल्प करता है। ईसीजी क्या है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ हार्ट एक्टिविटी ड्यूरिंग कार्डियक साइकिल। सो कुछ वेव्स जनरेट होते हैं ड्यूरिंग कार्डियक साइकिल, PQRS। ओके, सो उसी को ये मेज़र करने में हेल्प करता है। इससे हमको पता चलता है हार्ट हेल्दी है या कुछ प्रॉब्लम है। ये देख लो, ये है वो ग्राफ ECG का, PQRS-T। सो ये है वो ग्राफ। देन क्या सिग्निफिकेंस है इन अल्फ़ाबेट्स का? P का मतलब ये समझ लो, आर्टरिया का डीपोलराइजेशन होता है, मतलब आर्टरिया सिस्टोल कॉन्ट्रैक्ट करने में जाता है। QRS कॉम्प्लेक्स ये रिप्रेजेंट करता है अपना वेंट्रिकल का डीपोलराइजेशन, या फिर कॉन्ट्रैक्शन बोल सकते हो, या फिर सिस्टोल बोल सकते हो। ये कब स्टार्ट होता है? Q के बाद। ओके, और इसके नंबर को काउंट करने से हमको पता चलता है कि हार्ट बीट कितना है पर मिनट। T वेव का रिप्रेजेंटेशन फिर क्या होता है? ये रिप्रेजेंट करता है कि वेंट्रिकल जब रिलैक्स करता है, और वेंट्रिकल कब रिलैक्स करता है? जॉइंट डायस्टोल में। ये मार्क करता है एंड ऑफ सिस्टोल का। ओके, सो हमने पढ़ा कि ये ब्लड वेसल्स के थ्रू ब्लड पास होता है। ब्लड वेसल्स हमने देखा दो तरह का है, एक आर्टरी होती है, एक वेन होता है। क्या काम रहता है? आर्टरी से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है, वेन से डीऑक्सीजनेटेड। चलो उनका कैरेक्टरिस्टिक्स थोड़ा देखते हैं। आर्टरी नैरो लुमेन होता है। लुमेन क्या है? वो सरफेस जिसके थ्रू ब्लड पास करता है। जैसे पाइप के थ्रू पानी आता है, अगर पाइप का थिकनेस बढ़ा दोगे तो पानी का फ्लो बढ़ेगा, स्पीड बढ़ेगा, राइट? वैसे ही समझ लो, अगर थिकेंड है तो वो आर्टरी है, अगर थिकेंड नहीं है तो वो वेन है। थिकेंड नहीं है तो स्पीड कम होता है ना, वेन में भी कम रहता है, बैक फ्लो का चांसेस बढ़ता है। सो उसको प्रिवेंट करने के लिए वेन्स में वाल्व होते हैं। जैसे कि हमने देखा थिकेंड होंगे तो आर्टरी होंगे, इसलिए आर्टरी में थिक वॉल्ड, वेन में थिन वॉल्ड। आर्टरी में स्पीड ज़्यादा है, वाल्व की ज़रूरत है नहीं, सो उनमें वाल्व प्रेजेंट होते ही नहीं है, क्योंकि फ्लो ज़्यादा फास्ट रहता है, प्रेशर ज़्यादा रहता है, राइट? और इनमें हमने देखा 3 लेयर्स होते हैं, ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका इंटीमा। ये देखो, ये है स्ट्रक्चर, ये वेन है, इसका ल्यूमेन देखो कितना बड़ा है, ये आर्टरी है, लूमेन देखो बहुत छोटा है। और बस इतना ही है एनसीईआरटी में, और ज़्यादा मेम्ब्रेन के बारे में मतलब अच्छे से दिखाया नहीं है, पर ठीक है, तुम याद रख लेना। ट्यूनिका एक्सटर्ना बनता है फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से, वो यूजुअली होता है कोलेजन फाइबर। और ट्यूनिका मीडिया स्मूथ मसल से बनता है, इलास्टिक रहता है। और इंटीमा स्क्वामस एंडोथेलियम के लेयर से बनता है। एक्सटर्ना
कोलेजन से बनता है, मीडिया स्मूथ इलास्टिक रहता है, और इंटीमा एंडोथेलियम से बनता है, स्क्वामस एंडोथेलियम। सो दैट्स इट। हाँ, ब्लड फ्लोज में कुछ सिस्टम्स बन जाते हैं, जैसे जैसे यहाँ देखा होगा तुमने कि ब्लड फ्लो करके लास्ट में कैपिलरी के थ्रू ही सब कुछ होता है, क्योंकि कैपिलरी थिन होते हैं, सरफेस एरिया ज़्यादा रहता है, ट्रांसफ्यूज़न का मैकेनिज़्म बहुत ही एफिशिएंटली हो सकता है। फॉर दैट वी हैव मेनी सिस्टम्स लाइक हेपेटिक पोर्टल वेन। ये किसके बीच में प्रेजेंट रहता है? बिटवीन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में कहाँ? स्मॉल इंटेस्टाइन और लिवर, इन दोनों के बीच में ये प्रेजेंट रहता है। ये यूजुअली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को फ्लो कराता है स्मॉल इंटेस्टाइन से लीवर में, और उसी कोरोनरी सिस्टम भी प्रेजेंट रहता है। देखो, हार्ट भी एक मसल है, राइट? पढ़ा ना, मेसोडर्मली ओरिजिनेटेड। सो उसको भी तो ब्लड चाहिए होगा, ऑक्सीजन चाहिए होगा, एनर्जी चाहिए होगी, वरना इन सब के बिना वो पंप कैसे करेगा? उसके लिए भी एक्सक्लूसिवली एक सिस्टम बनाए ताकि उसको भी ब्लड मिलता रहे, और उस सिस्टम को हम बोलते हैं कोरोनरी सिस्टम। ओके, एक्सक्लूसिवली फॉर द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड टू एंड फ्रॉम कार्डियक मस्कुलेचर। और आप लोगों ने सुना होगा कि मैंने डबल सर्कुलेशन, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन ये बोलता रहता था ड्यूरिंग द सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या होता है ये डबल सर्कुलेशन? ये पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टमिक सर्कुलेशन को मिक्स करें, ऐड करें, सो बनता है डबल सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या है, क्या काम आता है? स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि प्यूरिफिकेशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लड। हाँ, सो पल्मोनरी सर्कुलेशन में प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड होता है। जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल के थ्रू पल्मोनरी ट्रंक से होते हुए पल्मोनरी आर्टरी में जाता है और वहाँ से लंग्स के पास जाता है टू गेट ऑक्सीजन, एंड फ्रॉम लंग्स पल्मोनरी वेन से होते हुए ये लेफ्ट आर्टिकल में आता है। वो एक सेक्शन कंप्लीट करता है, उसको हम बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी क्यों? क्योंकि लंग्स इन्वॉल्व है। और सिस्टमिक सर्कुलेशन क्या है? लेफ्ट ऑरिकल में तो आ गया था, उसके बाद नीचे आएगा वेंट्रिकल में, वेंट्रिकल से अयोटा में जाएगा, और जानते हो अयोटा पूरे बॉडीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करता है, राइट? सो इसलिए इसको बोलते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन। अयोटा से आर्टरी में जाएगा, आर्टरी से सेल्स, टिश्यूज़ या ऑर्गेन्स से वेंस में जाएगा, वेंस से वीना कावा, फिर राइट ऑरिकल। स्टार्टिंग होता है लेफ्ट वेंट्रिकल से, एंडिंग होता है राइट ऑरिकल में, वो होता है सिस्टमिक सर्कुलेशन। काम क्या? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट। ब्रेन का कुछ रोल होता है इसमें इन द रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी? नो, क्योंकि हार्ट मायोजेनिक होता है, उसके पास खुद का पोटेंशियल जनरेट करने में कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे हमने पढ़ा नोडल टिश्यूज़ जो ऑटो एक्साइटेबल है, वैसे ही बहुत कुछ रहता है। अभी के लिए इतना जान लो। बट फिर भी कभी कभार कुछ सिचुएशंस में हार्ट बीट बढ़ जाता है, जैसे इमरजेंसी के टाइम, एक्साइटमेंट के टाइम, फियर के टाइम, राइट? क्यों बढ़ता है? हार्मोनल चेंजेस की वजह से, जो हम पढ़ेंगे केमिकल इंटीग्रेशन में। ओके, नॉर्मल एक्टिविटीज़ वो इंट्रिंसिकली मेंटेन रहता है, हार्ट ऑटो रेगुलेट करता है, सो नो नीड फॉर एक्सटर्नल इंटरवेंशन। इसलिए बोला जाता है हार्ट इज़ मायोजेनिक। बट कभी कभार इन स्पेशल सिचुएशंस ब्रेन भी हार्ट को कुछ बोलता है, जैसे मेडुला ऑब्लोंगेटा हो गया, ब्रेन का एक पार्ट है हाइंड ब्रेन का, उसमें ANS ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम होता है, जिसमें सिस्टमिक सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नाम के 2 यूनिट्स रहते हैं। सिंपैथेटिक बढ़ा देता है हार्ट बीट, कैसे बढ़ाता है? हार्मोनल चेंजेस करके। वो बस कुछ सिचुएशंस में ही ट्रिगर होता है, हार्ट बीट बढ़ता है, इसलिए वेंट्रिकुलर सर्कुलेशन कॉन्ट्रैक्शन बढ़ता है, कार्डियक आउटपुट भी बढ़ेगा ऑब्वियसली, और पैरासिम्पैथेटिक बैक टू नॉर्मल ले आता है। ये नहीं कि तुम हर वक्त एक्साइटमेंट में ही रहो, एक्साइटमेंट कुछ समय का रहता है, हाँ, और कुछ समय के बाद पैरासिम्पैथेटिक एक्ट करता है ताकि तुम नॉर्मल में आ जाओ।
एड्रिनल मेडुलरी हार्मोन ये इंक्रीज करता है कार्डियक आउटपुट। वैसे हार्ट भी एक हार्मोन सिक्रेट करता है, एट्रियल नाट्रियूरेटिक हार्मोन फैक्टर, ANF बोलते हैं, आर्ट्रिया के वॉल से आता है। ठीक है, उसके बारे में हम एक्सक्रीशन में पढ़ेंगे कल। सो ये हो गया चैप्टर एट अ ग्लैंस। अच्छा हाँ, वी आर फॉरगेटिंग द डिजीजेस। चलो देख लेते हैं डिजीजेस। ओके, डिसऑर्डर्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम हम टोटल पढ़ेंगे 6। क्या क्या? हाई ब्लड प्रेशर या फिर हाइपरटेंशन, कोरोनरी आर्टरी डिजीज या फिर आर्थरोस्क्लेरोसिस, एंजिना पेक्टोरिस, हार्ट फेलियर, कार्डियक अरेस्ट, हार्ट अटैक। ओके, लेट्स बिगिन। सो अगर बीपी मेज़र करने के लिए एक मशीन आता है स्पिग्मोमैनोमीटर, वो दिखाए कि तुम्हारा बीपी 140/90 है, उस रेंज को हम कंसिडर करते हैं हाई ब्लड प्रेशर। इससे क्या होता है? हार्ट डिजीजेस होते हैं और ब्रेन और किडनी भी अफेक्ट होते हैं। 140 सिस्टोलिक, 90 डायस्टोलिक है। नॉर्मल क्या रहता है? 120 से 80। ओके, ये बस रेंज याद रख लेना। यूजुअली बहुत ही कम पूछते हैं, पर पूछते हैं कभी कभार। देन वी हैव कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ या फिर आर्थरोस्क्लेरोसिस। ये अफेक्ट करता है सप्लाई ऑफ ब्लड टू हार्ट मसल्स। कॉज क्या है? ओके, तुमने देखा कि आर्टरी का लूमेन छोटा रहता है। अगर उस लूमेन में हम और भी बहुत कुछ डाल दें तो क्या होगा? स्पीड बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर होएगा। ये कुछ चीज़ें जो हम डालने की बात करें, क्या डालने की बात करें? कैल्शियम, फैट, कोलेस्ट्रॉल, फाइब्रस टिश्यू। इससे कभी कभार ब्लॉकेजेस हो जाते हैं, जिसको बोलते हैं आर्थरोस्क्लेरोसिस, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़। ओके, और एंजिना पेक्टोरिस क्या है? चेस्ट पेन जब होता है। क्यों होता है? ठीक अमाउंट में ऑक्सीजन हार्ट को मिल नहीं पा रहा है। ये यूजुअली बूढ़े लोगों में या फिर मिडिल एज लोगों में देखने को मिलता है, क्योंकि ब्लड फ्लो उनका थोड़ा कमज़ोर रह जाता है एक्सरसाइज के लैग की वजह से। सो ये उसका कॉज है एंजिना पेक्टोरिस का। देन वी हैव हार्ट फेलियर। मतलब नाम से ही पता चल रहा है, हार्ट कुछ काम करने को फेल कर रहा है। हार्ट क्या काम करता है? पंप करता है ब्लड, राइट? नॉट पंपिंग द ब्लड इफेक्टिवली। रीज़न क्या हो सकते हैं? NCERT में लिखा है कंजेशन ऑफ लंग्स, ये याद रख लेना। हाँ, आई नो इट साउंड्स अ बिट डिफरेंट कि लंग्स के कंजेशन से हार्ट में क्या फ़र्क पड़ता है, बट हमने देखा ना कि आर्टरी पहले लंग्स में जाती है, फिर पल्मोनरी वेन से आता है, पल्मोनरी सर्कुलेशन होता है। सो लंग्स का भी बहुत रोल रहता है। देन कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक मतलब हार्ट समझ लो, अरेस्ट मतलब ख़त्म, स्टॉप। सो हार्ट स्टॉप्स बीटिंग, वो होता है कार्डियक अरेस्ट। और हार्ट अटैक ये होता है हार्ट का मसल सडनली डैमेज हो जाए। और कैसे हो जाए डैमेज? ब्लड सप्लाई इनएडिक्वेटली आए। सो हार्ट का अटैक का मतलब वही होता है, इनएडिक्वेट सप्लाई ऑफ ब्लड, जिसकी वजह से हार्ट मसल्स डैमेज हो गए। सो दिस इज़ द 6 disorders we needed to study in circulation। और हाँ, डायग्राम इतना कुछ खास है नहीं इसमें, पर फिर भी हार्ट का देख लेना कहाँ क्या रहता है। ओके, कॉर्डेट एंटिना, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल, राइट ऑरिकल, AVN, SAN, वीना कावा, अयोटा, ये सब देख लेना थोड़ा बहुत, किसका पोजीशन कहाँ है। यूजुअली आइडेंटिफाई दिस के नाम में ये पूछ लेंगे। एंड ये तो तुमने देखा ही, एंड दिस इज़ द डायग्राम, ये भी देखा। सो वी कंप्लीटेड सर्कुलेशन इन 40 मिनट्स, या आई सेड कि 30 मिनट्स में करना है, पर थोड़ा बड़ा चैप्टर है, सो चलेगा, राइट? ओके, सर्कुलेशन ख़त्म। होप तुम लोगों ने यहाँ तक कंटिन्यू किया। बेस्ट ऑफ लक, और कल मिलते हैं।
कल पढ़ेंगे एक्सक्रीशन, आर्टियल नाइट्रियोरेटिक फैक्टर के बारे में भी बताऊंगा। सो बी एक्साइटेड कि 30 दिन में बायोलॉजी ख़त्म हो रहा है। क्या ही चाहिए, और 360 मार्क यूजुअली आ ही जाएंगे एनसीईआरटी पूरा कवर करने से। ठीक है, थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे। होप कि तुम लोग का प्रिपरेशन सही चल रहा है।